तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार। कोशिश से कामयाबी तक में मैं किरण जुनेजा आपका स्वागत करती हूँ। कामयाबी का बस एक ही उसूल है, कोशिश करे इंसान तो पर्वत भी धूल है। हमारे आज के जो मेहमान हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। आइए देखते हैं एवी। मशहूर संगीतकार उत्तम सिंह का जन्म 25 मई सन 1948 को हुआ। इनके पिता गुरुद्वारों में कीर्तन करके अपनी जीविका चलाते थे। वो सितार भी बजाते थे। उत्तम सिंह ने बचपन में वायलिन बजाना सीखा और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर वायलिनिस्ट काम करना शुरू किया। वहीं उनकी मुलाकात जगदीश जी से हुई और उन्होंने उत्तम जगदीश नाम से फिल्मों में बतौर अरेंजर काम करना शुरू किया। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनकी फिल्म पेंटर बाबू ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। सन 1992 में जगदीश जी की मृत्यु के बाद उत्तम जी ने अकेले काम करना शुरू किया। यश चोपड़ा जी की फिल्म दिल तो पागल है और अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म गदर ने उन्हें उच्च श्रेणी के संगीतकारों में ला खड़ा किया। आज उनकी बेटी प्रीति उत्तम भी एक जानी मानी गायिका है। उत्तम जी इस समय भी कई फिल्मों में संगीत दे रहे हैं। दिल तो पागल है के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। तो चलिए इस मधुर शख्सियत के साथ उनके इस म्यूजिकल सफर पर, जिसमें है कोशिश और कामयाबी। तो ये थे जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तम जी, उत्तम जी देखने में जितने आप सिंपल लगते हैं, असलियत में भी आप उतने ही सिंपल हैं। मैं आपको कई सालों से जानती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको कई सालों से जानती हूँ और मैं देखती आई हूँ कि उतार चढ़ाव ने आप में कोई फ़र्क नहीं लाया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनली? हाँ, ओरिजिनल जी एक्चुअली मेरी पैदाइश देहरादून की है, लेकिन माता और पिता जो हमारे हैं वो सरगोदा और गुजरावाला जो आज पाकिस्तान में है। अच्छा। लेकिन बिफोर पार्टीशन सारी फैमिली यहाँ आ गई थी जी। तो देहरादून में हम लोग रह रहे थे। अच्छा। और तो आप रेफ्यूजीज थे जब आप यहाँ पर आए? आपके मम्मी पापा ने मतलब कोई कैंप में रहे या कुछ ऐसा कोई? जी, वो कैंप में भी रहे, मुझे तो इतना पता नहीं क्योंकि मैं 1948 का मेरा बर्थ है जी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो माँ ने मुझे भी आज़ाद कर दिया था। तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि लखनऊ जब हम लोग आ गए थे तो 4-4.5 साल की उम्र तक मैं लखनऊ में रहा हूँ जी। और लखनऊ में किरण जी बहुत बड़ी हवेली थी हमारी। खाते पीते लोग थे, बहुत भगवान की कृपा से सब कुछ था। एक चीज़ की कमी थी अपना फैमिली में, वो थी संगीत। संगीत नहीं था फैमिली में। अच्छा। फादर को संगीत से बहुत लगाव था। वो पैसे चोरी करके उस्ताद इलियास खान साहब हुआ करते थे, लखनऊ के कॉलेज के प्रिंसिपल, उनसे सीखा करते थे। तो सीखते सीखते फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि मैं जब स्कूल से वापस आऊँ तो मैं बड़ा खुश होता था क्योंकि मुझे लाल पेन से रिमार्क्स मिलते थे। सो आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि लाल पेन से रिमार्क्स मिल रहे हैं, सब बाकी सबको ग्रीन से मिल रहे हैं, ब्लू से मिल रहे हैं और मुझे, तो आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। और मैं जब स्कूल से आता था तो सिवाय जो
प्रेयर होती है स्कूल की, उस टाइम पे स्कूल में प्रेयर हुआ करती जी थी, जी। तो वो मैं गाया करता था। तो एक दिन बड़ा अजीब सा दिन आया ज़िंदगी में। दादा ने पिताजी को कहा हम्म, कि अगर संगीत लेना है तो बाहर घर निकल छोड़ जाओ, दो। और अगर यहाँ रहना है तो संगीत छोड़ दो। तो फादर ने, मुझे लगता है शायद कुछ सोचा ही नहीं होगा उस टाइम पर, मुझे आवाज़ दी, मम्मी को आवाज़ दी, दोनों के हाथ पकड़े और हम निकल गए। जो पहने हुए थे उसी में निकल गए। कहीं ये नहीं सोचा कि हमको क्या चाहिए, क्या होगा। लेकिन एक बात मेरे फादर की बहुत खूबसूरत बात थी, वो बहुत डिटर्मिनेशन थी उनमें लाइफ में, कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। वो फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं थे। बस वहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। मैं 4.5 साल का था, तो फादर ने मुझे सबसे पहले मटका सिखाया, अच्छा। फिर उसके बाद सितार सिखाई, वोकल सिखाया, क्लासिकल वायलिन सिखाई। इवन 6 महीने मैंने कथक डांस भी तो सीखा आपकी उस टाइम। ट्रेनिंग 4.5 साल या 5 साल की उम्र में शुरू हो गई थी जी। हाँ स्कूल वगैरह सब खत्म हो गया था, हाँ। क्योंकि हम घर छोड़ आए थे, तो स्कूल जाने का कोई मतलब जाने। नहीं था। तो ये ड्यूरिंग 6-8 महीने के पीरियड में ये डैडी ने मुझे सब कुछ सिखाया। मटका भी सिखाया, सितार भी सिखाई, वोकल भी सिखाया, वायलिन भी थोड़ी बहुत सिखाई। फिर जिस दिन वो हम लोगों ने लखनऊ छोड़ा, मुझे पता नहीं क्यों लखनऊ छोड़ा, फिर हम लोगों ने कीर्तन शुरू किया। किरण जी, अच्छा फादर सितार बजाते थे, जी। मदर गाती थी, अच्छा और मैं साथ में मटका बजाता था, और तबला शुरू हो गया था मेरा। अच्छा। हम लोगों ने कुछ 10-11 साल, 8 से 10 साल कीर्तन किया गुरुद्वारों पर, क्योंकि खाना तो गुरुद्वारे में कीर्तन करते थे। और ऑल तो ओवर, कहाँ था ये? ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वी इंडिया। वर ट्रैवलिंग जी। अच्छा। हाँ, घर नहीं था हमारे पास, हाँ वी वर ट्रैवलिंग। हाँ। तो गुरुद्वारों में, जिस गुरुद्वारे में अच्छा कीर्तन होता था, तो 15-15, 20-20 दिन हम एक ही गुरुद्वारे में रहते थे। लोगों को बहुत अच्छा लगता था। हाँ और मुझे आज भी याद है कि मैं तबले में ट्रेन बजाया करता था अच्छा जी। तो जब मैं तबले में ट्रेन बजाया करता था, तो बहुत ऊपर से पैसे मिला करते थे। हाँ। बच्चों को जैसे पैसे देते हैं, संगत जैसे पैसे देती है। हाँ। तो इस दौरान किरण जी, ये कुछ 8-10 साल की जर्नी रही, जिसमें मेरी सिखलाई भी होती रही, और लेवीहुड भी चलता रहा, और कीर्तन भी चलता रहा। आपके भाई बहन कितने हैं? मैं अकेला हूँ जी। अकेले हैं। तो माँ बाप हमेशा आपके साथ ही रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, अच्छा। लास्ट तक। तो हमने आज आपके लिए एक मटके का अरेंजमेंट किया हुआ है। ओहो। आपने मटके से बात की, तो मैंने वहाँ छुपा के रखा हुआ एक मटका, आप प्लीज़ ओहो। देखिए। अरे और बाप हम रे। चाहेंगे कि आप हमें मटका बजा के कोई भी पुराना गाना जो आपको पसंद हो सुना दीजिए, 2 लाइन। मैं ज़रूर। और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहूँगा कि आज ये मटका शायद मैं 64 साल या 65 साल के बाद बजा रहा हूँ। माय गॉड। मैंने मटके बजवाए बहुत हैं जी हमारा एक बहुत अच्छा मटका प्लेयर था, इंद्रू आत्मा करके, जी। अभी बेचारा गुजर गया। वो बहुत अच्छा मटका बजाता था, तो मैंने अपने गानों में बहुत मटके बजवाए हैं। लेकिन आज मैं बजाने की कोशिश करता हूँ। हमारे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए आज आप मटका बजा मैं रहे कोशिश हैं। करता हूँ जी। अच्छा, ये उस टाइम पर ना फिल्म इंडस्ट्री में 50% गाने जो थे ना, वो मटकों पर हुआ करते थे। तो एक गाना मुझे बचपन में बहुत पसंद था, मैं कोशिश करता हूँ जैसी भी आवाज़ है। जी। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, तू मेरा राग, मैं तेरी रागनी, नहीं दिल का लगाना कोई दिलगी, कोई दिलगी, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, ओ तू मेरा राग, मैं तेरी रागनी। ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने सालों के बाद बजा रहे हैं।
बिल्कुल रिदम में और बहुत ही अच्छी तरह से। ये फादर ने पहला मुझे इंस्ट्रूमेंट ये दिखाया था, मटका। जी और आज आपने मुझसे मटका बजवा लिया है, इसका मतलब है कि मैं रिकॉर्डिंग में भी बजा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन आजकल बजाने की जरूरत कहाँ पड़ती है, आजकल तो सब मशीनें बजाती हैं। आजकल तो सब मशीनें बजाती हैं। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी डिटेल में कि ये कैसा है और क्यों हुआ। ज़रूर करेंगे। तो ये बताइए कि आपकी जर्नी गुरुद्वारों से शुरू हुई, तो बॉम्बे आप कैसे पहुँचे? जी, हम लोग लास्ट कीर्तन का हमारा जो शेड्यूल था वो अहमदाबाद में था, और अहमदाबाद से हम बॉम्बे 1960 में आ गए थे। अच्छा। और आप हैरान होंगी ये सुन के कि हम लोग कुछ 11 बजे के करीब बॉम्बे उतरे हैं, और हमको हमारे एक दोस्त के घर में, उनके फादर के दोस्त के घर में हमको छोड़ा है जी। और मम्मी को बोला कि मैं आता हूँ, एंड फादर लेफ्ट। और जब वो 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद वापस आए तो मुझे बोला कल से तुम्हारी क्लास शुरू हो रही है। मैंने कहा कौन सी क्लास? वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन। बिकॉज वो चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में एज ए वायलिनिस्ट काम करूं। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए जितनी भी ट्रेनिंग थी वो इंडस्ट्री में काम नहीं आने वाली थी, इसलिए उन्होंने मुझे वेस्टर्न क्लासिकल की ट्रेनिंग शुरू करवाई एब्सोल्यूट नेक्स्ट डे। माय गॉड। और मुझे आज भी वो टीचर याद हैं। मेरे टीचर थे मिस्टर फेलिक्स हेरेडिया, जिनसे मैंने मेरे फर्स्ट टीचर ऑफ बॉम्बे। फिर उसके बाद मैंने अपने प्यारेलाल जी के जो फादर बाबा राम प्रसाद जी, बाबा जी, उनसे सीखा। फिर मेरे एक टीचर थे जोशिक मेनेजिस, उनसे मैंने सीखा। तो यहाँ से वेस्टर्न क्लासिकल की मेरी। एक बात बताइए, आपके फादर ने खुद के बारे में नहीं सोचा कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करूं? नहीं सोचा जी, बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने पूरी अपनी जो इच्छाएं थी वो आपके सारी मेरे ऊपर डाल दी, और भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी भी की जी। ये बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो उनकी इच्छाएं थी, उनके जो नक्शे कदम मुझे बताए गए थे, मैं उस पर चला। तो इस अच्छे से नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं उत्तम सिंह जी से। तो उत्तम जी, आपने बताया कि बॉम्बे आके आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन तो भी आप गुरुद्वारों में बॉम्बे में गाते रहे अपने फादर के साथ और अपनी मम्मी के साथ। तो मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं कई बार गुरुद्वारा गई हूँ और मैंने देखा है कि गुरुद्वारा साफ बहुत होता है। इतने लोग आते हैं गुरुद्वारा में, लेकिन तो भी एक कतरा भी मिट्टी वहाँ नज़र नहीं आती। ये कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? हम स्वच्छता की बात कर रहे थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। यहाँ पे देखिए जी, सबसे बड़ी बात है जो सेल्फ डिफाइन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। कि हम अपने घर में तो साफ़ रहते हैं, रोड पे हम गंदे हो जाते हैं, वहाँ चले जाते तो गंदे हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जी कि जब हम अपने गुरु के सामने जाते हैं, जो हमारे लॉर्ड हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वहाँ जाके हम गंदगी कैसे फैला सकते हैं? वहाँ तो सबसे साफ़ होना चाहिए। वो ज़मीन साफ़ होनी चाहिए, वो जगह साफ़ होनी चाहिए, वो हर जगह साफ़ होनी चाहिए जहाँ पे हम जाते हैं, पूजा करते हैं, और हमारे जो ग्रंथ हैं वो वहाँ पे विराजमान हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात को जो आपने सवाल किया कि जहाँ जिस भी गुरुद्वारे में जाएंगे आपको हमेशा सफाई मिलेगी। ये बात तो बहुत। अच्छा, ये कार सेवा क्या है? कार सेवा, कार सेवा ये है जी कि जब गुरुद्वारा बनना होता है, नया गुरुद्वारा बनाते हैं, तो गुरुद्वारे बनाने वाली कुछ संस्थाएं हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, जो पूरा का पूरा ग्रुप आता है और वो अपना गुरुद्वारा सब बनाते हैं। उसकी नींव डालना, जोड़, उसमें जो संगत है, जो भावना है, जो आज हम लोगों से पैसा दे के काम कराते हैं, कड़िया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो सब आप और हमारे जैसे लोग जो हैं वहाँ पे सेवा करते हैं। उसको कार सेवा कहते हैं। मतलब विदाउट चार्जिंग एनी मनी, फ्री में वो फिजिकल प्योर भावना है, जिसकी जो जो ट्रेनिंग है, जो इंजीनियर है, जो वो है, वो सब वहाँ पे आके कार सेवा करते हैं।
और आपको एक यहाँ पे बात बता दूं कि सबसे बड़ी जो सेवा हमारे सिख धर्म में है वो जूतों की सेवा है। अच्छा, जो नंबर लेके जूते रखते नंबर हैं। लेके जूते रखते हैं। अच्छा, और कोई भी आप देखेंगे जो सिख जब गुरुद्वारे जाएगा तो वो जो भी जूते वहाँ पे होंगे उनको टच करके सर पे लगाएगा। इससे इंसान का जो अहम है वो ख़त्म होता है। अच्छा, तो ये भी एक कार सेवा ही है, मतलब जो भी करता है बिल्कुल। वो एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं है। नहीं जी, नहीं। ये फ्री में करता है। बिल्कुल वो सारे वहाँ पर। फ्री है, टोटल फ्री अच्छा, सर्विस है। अच्छा। आप अमृतसर में जाइए, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख आदमी रोज खाता है, टोटल फ्री है। टोटल जो लोग काम करते हैं वो अपनी तरफ से सेवा करते हैं। आप भी सेवा करेंगे, मैं भी सेवा करूंगा, रोटी भी और बनाएंगे। गुरुद्वारा को जो साफ रखा जाता है वो भी कार सेवा में ही आता कार है। सेवा लोग में आता है, बिना- वहाँ नहीं, वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं? रखे, हाँ जी, रखे अच्छा, जाते हैं। और एक बात मैं ये जानना चाहूँगी, मैंने लंगर खाया है कई बार गुरुद्वारे में, और क्या टेस्टी उसकी दाल और वो जो हलवा आपका आटे का और जी, मिक्स जी। जो हलवा जी, होता है, जी। कढ़ा प्रसाद कढ़ा जिसे हम प्रसाद कहते कहते हैं हैं। उसको, जी। तो ये बताइए कि लंगर क्या क्या संस्था, ये क्या प्रथा है और कैसे ये मतलब क्या शुरू हुआ जी, ये? लंगर का जो मेन प्रथा जो ये है कि लंगर जो है वो सबके लिए है। वहाँ पे ना कोई रंक है, ना कोई राजा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब नहीं, है। अगर सिख ना हो तो भी खाना खा कोई सकते भी हैं, जी। कोई भी आ सकता है। कोई भी जा सकता है। अगर आपके बारे में बाजू में कोई कौड़ी भी बैठा हुआ है तो भी आप उसको हटा नहीं सकते। अच्छा, आपको उनके साथ ही बैठ के खाना है। कोई बेचारा अपंग है, किसी का शरीर खराब है, किसी का कुछ है, वहाँ सब एक है। लंगर जो आपको मिलेगा वही उसको मिलेगा, वही तीसरे को मिलेगा, वही चौथे को मिलेगा। और सेवा करने वाले भी आपके और मेरे जैसे हैं, हाँ। और खाने वाले भी आपके और मेरे जैसे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे अपने फादर सिख थे, जी बाद में मोने हो गए, कुछ वजहें थी, बाल कटवा लिए, लेकिन हमारी फैमिली सिख नहीं है, पूरी फैमिली हमारे मोनों की है। जी। और मेरी दादी को 2 बेटे हुए जो गुज़र गए, तो उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि अगर अब मुझे बेटा हुआ तो मैं उसे सिख बनाऊंगी, तो मेरे फादर को सिख बनाया गया। तो सिख जो है वो एक रिलीजन है, लेकिन एक मतलब हर फैमिली, मोना फैमिली में से बड़े बेटे को सिख बना दिया जाता जी। था। तो एक्चुअली आधे जो है फैमिली है वो नॉन सिख है और आधी फैमिली सिख है। सिख है। तो ये क्या क्या इसकी वजह है? ये जी इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब वॉर चल रही थी, जब गुरु गोबिंद सिंह जी साहब थे, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मुझे सिख चाहिए। जी। और हर फैमिली में से जो बच्चा सिख बनता था उसको शहीदों में नाम दे दिया जाता था, क्योंकि उसने मरना है, उसने शहीद होना मतलब वो है, देश के लिए अपने देश के लिए शहीद होना है। शहीद होना है। तो इसी के कारण हर जो बच्चा है, एक बच्चा जो है फैमिली में से, और उस टाइम पे 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते जी, थे, बहुत कॉमन जी, चीज़ थी। जी, जी। तो जो बच्चा सिख बन जाता था उसका नाम शहीदों में लिख दिया जाता था, कभी इसने कभी भी जाएगा तो इसलिए पंजाब में देखिए कोई फ़र्क नहीं है, ना सिख में ना हिंदू में। हाँ। एक हिंदू में आपको सिख भी मिलेगा, सिखों सिख के में, हिंदू में। परिवार में हिंदू भी मिलेगा, क्योंकि सब एक है। और हमारे गुरु साहब ने कहा है जो मोना है उसको मोना सिख कहा गया है, हाँ, और जो सिख है वो तो सिख सिख है है ही। ही। और सिख का मतलब बहुत खूबसूरत मीनिंग है इसका अपना किरण जी। सिख का मतलब है स्टूडेंट। अच्छा, सिख मीन्स स्टूडेंट, सो यू हैव टू बी स्टूडेंट टिल यू डाई। टिल यू डाई। वेरी, बहुत थॉट बहुत अच्छी है। अच्छा, तो चलिए वापस आ जाते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपसे आज मैंने जी, गेन जी, कर जी। ली। वापस आ जाते हैं अपने बातों पे। तो ये बताइए कि आपको ब्रेक कैसे मिली और आपने सबसे पहले आपने फिल्म लाइन में क्या किया? देखिए जी, 1960 में वेस्टर्न क्लासिकल का ट्रेनिंग दौर शुरू हुई। था। ट्रेनिंग शुरू हुई। हाँ जी, हाँ जी। 1962 में मैंने पहली रिकॉर्डिंग बजाई, वो थे मोहम्मद सफ़ी साहब। उनकी कोई ऐड की फिल्म थी, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, तो बैकग्राउंड म्यूजिक था। बड़ा खूबसूरत वाक़या है मेरे साथ जो नॉन फॉरगेटेबल है। जी। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वायलिन बजाई। हम काफ़ी लोग नए लड़के थे और उन्होंने लास्ट में सबको 10-10 रुपये दिए, सब जितने भी थे। 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी। जी। और मुझे अलग से बुला के उन्होंने 5 रुपये दिए मुझे। हाँ। बोले ये 5 रुपये मैं तुमको इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ कि शर्ट खरीद लेना।
तो शायद मेरी शर्ट फटी होगी, हाँ। मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, वो मैंने डैडी को जाके बोला कि 10 रुपये तो उन्होंने बजाने के लिए दिए, 5 रुपये उन्होंने शर्ट के लिए दिए। तो डैडी ने नेक्स्ट डे, दादर पुल है, आज भी वो पुल है, जी, वहाँ पे रास्ते में वो कपड़े बेचा करते थे, रेडीमेड कपड़े बेचा करते थे। तो मुझे याद है डैडी ने शायद 3 शर्टें ली थी, 2 मुझे दी थी, 1 खुद पहनी थी। वो शायद मुझे लगता है हम लोग काफ़ी महीने पहनते रहे। तो वहाँ से वो मेरी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई किरण जी। दैट वाज फर्स्ट रिकॉर्डिंग। और क्या उम्र थी आपकी तब? मैं 14 का था उस टाइम। वेरी अर्ली, Very यंग। early. हाँ, तो 62 से शुरू हुई, 64 में मैं CMA का मेंबर बन गया। बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे वहाँ पे जिन्होंने मेरी सिने म्यूजिक एसोसिएशन, हाँ जी, मेरी ऑडिशन ली उन्होंने। जी। और किरण जी मुझे बड़ा भगवान की शुक्र है उसका कि उसके बाद कभी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ की कि वायलिन जो है वो मेरा सब कुछ है। वायलिन के ज़रिए मैं जहाँ तक जाऊँ लेकिन वायलिन जो है वो वायलिन है। और यहाँ पे आज के युवा के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जी, कि डैडी ने मेरे लिए 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटे 13.5 घंटे की लिस्ट बना के दी थी मुझे। ये मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी रोज़ खड़ा होके, इतने घंटे? 13.5 घंटे। माय गॉड। 3 hours 1 session, 3 hours 1 session, 3 hours एंड लास्ट का सेशन जो होता था वो 1.5 घंटे का होता था। और मेरी ट्रेनिंग शुरू होती थी सुबह 5 बजे और शाम को ख़त्म होती थी कुछ जाके 7:30 8 बजे, 8:30 बजे ख़त्म होती माय थी। गॉड। और मुझे वो 3:30 पौने 4 बजे उठा दिया करते थे। हाँ। जाओ रनिंग करके आओ। तो मैं उस टाइम पे कुछ 7-8 माइल रनिंग करता था। आके माँ के हाथों के बड़े बड़े परोठे खाने और चाय पीनी और दूध पीना और उसके बाद में शुरू कर देना। तो आज के बच्चों को आप कुछ मैसेज देने वाले थे इस बारे में, क्या मैं कहना यही चाहेंगे? कह रहा थी कि जी तपस्या जो है, लेकिन वो आज वो सबसे- क्या तपस्या करेंगे? आपके मोस्टली जो फिल्म गाने हैं उसमें आजकल तो लाइव बजता हो ही गया नहीं सब। है, ख़त्म हो गया। एक छोटे से कमरे में आप इतने से इंस्ट्रूमेंट पे आप सब बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। साउंड्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल आपने और मैंने वो ज़माना देखा है कि एक रूम में 100 म्यूजिशियंस होते जी, थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई सुर अपनी मिला रहा है तो कोई बाजा हाँ ठीक जी, कर हाँ जी, रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल। और अगर एक भी इंसान उन 100 में से ऑफ की चला जाए तो फिर पूरी रिकॉर्डिंग शुरू से बाकायदा पूरा फिर से बजाना की पड़ता जाती था। थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ज़माना था और आज ये ज़माना है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए जी, ज़माना तो चेंज होता ही है जी, और आज जो युग चेंज हुआ है, ये युग चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, लेकिन मुझे एक चीज़ दुख के साथ कहनी पड़ रही कि टेक्नोलॉजी तो बाहर से आई है, हमारी तो प्रोडक्शन है नहीं। जहाँ से आई है वहाँ अभी तक हर चीज़ सलामत है। वहाँ आज भी लोग सिम्फनीज होती हैं, सिम्फनीज हैं, ऑर्केस्ट्रा के पूरे आज भी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो आज से 400 साल पहले अवेलेबल थे, वो आज भी अवेलेबल है, प्लेयर भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज़ यूजिंग अस। इसलिए हम लोग जो एक भावना, जो एक फील, जो एक नहीं, तपस्या लेकिन है, इसकी वजह शायद ये भी है कि इंसान को कमाना तो है ज़िंदगी में, एक आदमी कोई भी हो उसको कमाई करनी है। अब जब आप म्यूजिशियन हैं अगर और आप वायलिन बजा रहे हैं और अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पे बैठ जाएंगे बिना काम के, कोई अर्निंग का ज़रिया नहीं है, तो आप अपने बेटे को या बेटी को कैसे कहेंगे सिखाएंगे। कि चलिए आप सीखिए? यही हो रहा है जी, यही हो रहा है। तो अगली जनरेशन तो ये जानेगी ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद ये होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स ही नज़र नहीं आएंगे। ऑलरेडी कई ऐसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडियन जो कि हमें बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट हैं। फोटोग्राफ देख सकते हैं कहीं बस, ना बस, कहीं, बस, लेकिन बस, बस। वो इंस्ट्रूमेंट दिखने को नहीं मिलते। प्लेयर खत्म हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गए, बहुत सी चीजें हमारी इंडस्ट्री से और तो कल- गायब हो गई हैं। और कल बनाने वाले भी खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, वो बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट्स बन भी नहीं बिल्कुल, पाएंगे क्योंकि बिल्कुल, किसी को नॉलेज ही बिल्कुल, नहीं होगी। बिल्कुल। तो और बातें इस बारे में करेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक
कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं उत्तम सिंह जी से। तो मैंने देखा कि इंटरवल में हमारी ब्रेक जो थी उसमें आपने एक वायलिन अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब अब टाइम आ गया है आपसे कुछ सुनने का। जी मैं ज़रूर सुनाता हूँ वायलिन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक्चुअली क्या है जी, वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जी। कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, नॉट ओनली वायलिन, दिस नीड्स ए प्रैक्टिस एवरी डे। मैं उस दिन प्रोग्राम देख रहा था किशन महाराज जी का। बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने। किसी ने पूछा जी आप रोज़ रियाज क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा देखो जी, आप रोज़ कपड़े पहनते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ नहाते हो, रोज़ घूमते हो, रोज़ बातें करते हो, तो रियाज क्यों नहीं? जिससे हम लोग दिखाई देते हैं, जिससे हम बनते हैं, जी। वो काम सबसे पहले करना सबसे पहले ये तो जी। ये बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन बहुत Dedication इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। है। इंस्ट्रूमेंटेशन और जो म्यूज़िक जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर जी। तो उत्तम जी अब आ जाते हैं आपके करियर ग्राफ पर थोड़ा सा। तो बताइए आपका फर्स्ट ब्रेक जो था, पहले आप सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपने वायलिन बजाया, उसके बाद आप अरेंजर बने। जी तो अरेंजर क्या होता है, छोटा सा हमें बता दीजिए, और आप अरेंजिंग का जॉब आपको कैसे मिला? देखिए जी, 62 में करियर शुरू हुआ एज ए वायलिनिस्ट और 65 में मुझे बुलावा आया, वो भी शंकर शंभू जी का, जो बहुत बड़े कव्वाल थे उसमें। वो एक पंजाबी फिल्म कर रहे थे और पता नहीं मुझे क्यों बुलाया उन्होंने, मुझे बोला तुम इसको अरेंज करो। वहाँ से किरण जी मेरा अरेंजमेंट शुरू हुआ और वो चला ऑलमोस्ट 92 तक। नहीं, बट एक अरेंजर का काम क्या होता है? हाँ, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल जो कैरियर रहा है एज ए अरेंजर। संगीतकार उन दिनों में गाना बनाया करते थे, कुछ संगीतकार ऐसे थे जो म्यूज़िक भी बनाया करते थे, लेकिन हारमोनी डालना, पीछे काउंटर पार्ट बनाना, वायलिन के ऑब्लिगेटो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्केस्ट्रे को अरेंज करना, ये अरेंजर का काम हुआ करता था। उस टाइम पे जितने भी संगीतकार थे सबके साथ में अरेंजर, लिखने वाला ज़रूर हुआ करता था, क्योंकि मोस्टली राइटर उन दिनों में कोई भी लिखने वाले कोई भी संगीतकार नहीं थे, सब बनाते थे बाजे के ऊपर, हारमोनी भी बताते थे, वो कॉर्ड भी बताते थे, लेकिन लिखने वाला उनको चाहिए था। मेरे साथ परिभाषा चेंज हुई है एज ए अरेंजर की। मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया है किरण जी
मैंने लास्ट तक ऑर्केस्ट्रेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग और सिंगर जब गाते थे, जो भी उस टाइम बड़े बड़े सिंगर थे, दीदी आती थी, आशा जी आती थी, किशोरदा आते थे, सब आते थे, तो बहुत ज़्यादा मैं उनको हैंडल करता था। और एज ए अरेंजर मैंने लास्ट तक जो है पूरा भार जो है उस फिल्म का वो मेरे अरेंजर के होता सर था। पे आ हाँ, जाता। आज मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि आज मुझे एज ए कंपोज़र देख रहे हैं आप, जी। लेकिन मेरी जर्नी में ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा शामिल है जी। तो पहली फिल्म आपकी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत खूबसूरत किस्सा है, 2 मिनट लूँगा आपके। एक फिल्म आई थी शिरडी के साईं बाबा, उसमें 2 गाने बहुत पॉपुलर हैं आज तक, साईं तेरे हज़ारों हाथ और साईं बाबा बोलो। ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं, नाम नहीं है उनका, जी। मनोज कुमार साहब की फिल्म थी और मुझे उन्होंने अरेंजमेंट के लिए बुलाया था। तो ये 2 गाने मैंने अरेंज किए और जगदीश जी के कंपोजिशन थे और वो गाने आज तक चल रहे हैं। उन गानों को अरेंजमेंट देखते हुए पेंटर बाबू में मुझे बुलाया गया और जगदीश आया मेरे पास कि मनोज जी बुला रहे हैं। मैं गया, मैं कहा हाँ जी। और उस टाइम पे वीआईपी मतलब आप समझ सकते क्या, जी, जी। टॉप बैनर था। मैं कहा हाँ पापा, आप हो? मैं कहा हाँ पापा, दसो। कहने मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलके फिल्म करो, आप म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ। मैं कहा मैं तो अरेंजर हूँ। हाँ, तो बोले मैं कहा वो कह रहा हूँ कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो, तुम अरेंजर ही रहो, हाँ, ये गाने बनाएगा, तुम अरेंज करो, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी करते हैं, लक्ष्मीकांत जी ट्यून बनाते हैं, प्यारे जी बाकी सारा संभालते हैं। मैं कहा जी मुझे वक्त दीजिए सोचने का। तो एकदम हैरान हो गए, हैं तुम्हें वक्त चाहिए? मैंने कहा जी चाहिए। मैं घर में आके पिताजी को बोला, पिताजी बोलते हैं देखो अगर म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो जहाँ लोग ख़त्म होते हैं वहाँ तुम शुरू कर रहे हो, और अगर नहीं बनना है तो मना कर दो। तो मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है? बोले मैं तो तुमको म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में देखना चाहता हूँ। 1.5 महीना मैंने किरण जी सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने जगदीश को बुलाया, मैं कहा जगदीश चलो चलते हैं। फिर मनोज जी को कहा मैं करता हूँ फिल्म। तो ऐसे हमको पेंटर बाबू मिली। तो पेंटर बाबू के गाने काफ़ी सक्सेसफुल हुए। जी बहुत सक्सेसफुल हुए थे। तो फिल्म नहीं चली थी वो ज़्यादा, फिल्म नहीं चली जी। पर गाने सक्सेसफुल हुए। तो जगदीश जी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गई थी, आपने कुछ फिल्में साथ में की। अब थोड़े बहुत काम किए, ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए हम लोग, जी। ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वैसे मैं एज अरेंजर मेरा बहुत काम चल रहा था। मैं मतलब आपको बताऊं 18 घंटे काम करते थे हम लोग। जी। तो जगदीश जी मेरे साथ में काम करते थे, रिदम बजाते थे, कोरस गा लेते थे। जी। तो ये पीरियड ऑलमोस्ट 92 तक चला किरण जी, 92 तक वो साथ में रहे हम लोग। जी। 92 में एक बड़ी फिल्म कर रहे थे हम लोग, तीरंदाज, जी। जिसमें श्रीदेवी और सनी देओल थे और मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे वो डायरेक्टर थे। तो उसके सेकंड गाने की रेसल सिटिंग थी हमारी सुबह 9 बजे खबर आई कि वो He is no more. इट वाज ए बिग लॉस। लेकिन मैं ऐसे अरेंजर काम कर रहा था और मुझे म्यूजिक डायरेक्शन की कभी कोई इच्छा भी नहीं हुई। मैं आपको सच बताऊं, मन की बात बता रहा हूँ, मुझे कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी बन जाऊं। तो मेरा पीरियड चल रहा था, मैं एज ए अरेंजर काम कर रहा था, तो वो चलता ही रहा। लॉस हुआ क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी एक अकेला म्यूजिक डायरेक्टर बन पाऊंगा, या मैं ट्यूनें भी बना लूँगा और म्यूज़िक भी बना लूँगा। मुझे कभी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो यश जी का जो फिल्म आपको मिली दिल तो पागल है, वो कैसे मिली फिर? जब जगदीश खन्ना जी थे तब दीदी लता जी ने एक प्रोजेक्ट करना था, साईं भजन। तो वो लेट होते काफ़ी लेट हो गए और जगदीश जी ऑफ हो गए। फिर वो प्रोजेक्ट मेरा ख्याल से शायद 94 या 95 में शुरू हुआ। तो वो प्रोजेक्ट फिर मैंने शुरू किया। उसमें 2 गाने जगदीश जी के थे जिनसे मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया। जी। लेकिन उसके बाद में 10 गाने जो हैं
वो आपके थे? वो मैंने बनाए। तो मुझे संजीव कोहली हमेशा पूछे आके, मदन मोहन जी का लड़का जो है संजीव कोहली, ये किसका है? मैंने कहा ये मेरा है। जगदीश का नहीं है? मैंने कहा नहीं, वो तो 2 गाने थे, वो हो गए हैं। तो वो बड़ा हैरान हो रहा था कि भजन, दीदी के भजन, और दीदी कभी मुझे पूछा ही नहीं कि तुम क्या बना रहे हो, क्या लिखवा रहे हो। उसमें मनोज जी ने लिखा भी था, भरत आचार्य जी ने लिखा था, नारायण अग्रवाल जी ने लिखा था। तो वो कंप्लीट हुआ। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, टिप्स का था वो प्रोजेक्ट, तो मुझे ये आए मेरे पास संजीव कोहली, कहते उत्तम जी आप फिल्म करोगे? मैंने कहा कौन सी फिल्म? तो छोटी टेली फिल्म है। किसकी है? बोलते हैं यशराज फिल्म्स की टेली फिल्म है, आप करोगे? मैं कहा करता हूँ। मैं कहा अगर आपको भरोसा है तो मैं करता हूँ। तो किरण जी वहाँ से टेली फिल्म के लिए 4 गाने बनाए। अच्छा। मैंने और संजीव जी ने मिलके। हाँ। तो तो संजीव ने कहा मुझे कि उत्तम जी एक सीटिंग हम यश जी को देना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि यशराज फिल्म्स का टेली फिल्म्स है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। यहाँ से धीरे धीरे कहानी पूरी चेंज हुई है। मैंने उनको गाने सुनाए। यश जी मुझे बोलते हैं गाने और हैं आपके पास? मैंने कहा नहीं जी मेरे पास तो कोई गाने नहीं है। और बनाएंगे आप? मैंने कहा बना लेता हूँ। तो 6-8 महीने तक हमारी सीटिंग चलती रही और वो गाने सेलेक्ट करते रहे कि कौन सा गाना है, क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो टेली फिल्म कर रहा हूँ। एक दिन कुछ 7-8 महीने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे पापा जी बोले, पापा जी आप टेली फिल्म नहीं कर रहे हो, आप यश चोपड़ा की फिल्म कर रहे हो। सो इट वाज ए, माय गॉड, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये सुना? आई कुड नॉट बिलीव इट। हाँ। क्योंकि जहाँ पे लोग तरसते हैं काम करने के लिए, वो मुझे आगे से बोल रहे हैं कि यू आर डूइंग माई फिल्म, नॉट डूइंग टेली फिल्म। तो इट वाज ए ग्रेट फन, इट वाज ए ग्रेट मोमेंट, अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं उत्तम सिंह जी से। तो उत्तम जी, मैंने देखा कि इस ब्रेक में आप हारमोनियम ले आए, तो हमारे पास इस बार मटका हो गया, आपका वायलिन हो गया और अब हो गया हारमोनियम। लेकिन हारमोनियम बजाने से पहले और आपसे कुछ सुनने से पहले मैं कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। तो एज एन अरेंजर आपने बहुत सारे बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कोई ऐसा किस्सा आपके पास हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजाया है, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र साहब, रोशन जी और चित्रगुप्त जी, एस.डी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन साहब, कल्याण जी नंद जी, सबके साथ बहुत बजाया मैंने। लक्ष्मीकांत पैरालाल जी के साथ बजाया। मैंने इन लोगों के साथ अरेंजमेंट नहीं किया। अरेंजमेंट मैंने सिर्फ नौशाद साहब के साथ किया। अच्छा। और किरण जी, मेरा इन लोगों के साथ जो सफ़र रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब सुबह एक 60 म्यूजिशियन मदन मोहन साहब के यहाँ गाना बजाया है, वही 60 म्यूजिशियन में से 50 या 40 वो दूसरे स्टूडियो में चले गए, वहाँ पे श्री रामचंद्र जी का गाना बजा रहे हैं हम लोग। और आप हैरान होंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। वही म्यूजिशियन यहाँ अलग साउंड है, वही म्यूजिशियन यहाँ अलग साउंड है। उस टाइम पे हर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी एक आवाज़ होती थी, अपना एक साउंड होता था, अपना एक स्टाइल होता था, क्योंकि सब लाइव होता था। और मैं आपसे और ऊपर वाले की मेहरबानी से एक बात कराता हूँ कि मैं जब तक इन लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनके ऊपर जाने तक पहला नाम मेरा ना होता था एज ए वायलिनिस्ट। अच्छा। कि उत्तम सिंह नंबर 1, उसके बाद सारी लिस्ट बनती थी। तो मैं बहुत लकी रहे आप। जी, इस बार। फैमिली के बारे में कुछ बताइए। आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई? नहीं जी, मेरी अरेंज मैरिज है। और मेरा पहला लड़का अमर बहुत अच्छा पियानिस्ट था, बहुत अच्छा म्यूजिशियन था जी। थोड़ा सा डिप्रेशन में था वो, लेकिन बाद में बिल्कुल ठीक हो गया था। उसका देहांत अभी 2014 में हुआ है। पता नहीं कैसे हुआ, मतलब वो एक मिस्ट्री है हमारी फैमिली में। वो बच्चा सुबह से नीचे सब बैठे हुए हैं, उसके दोस्त
रात को 9 बजे का टाइम है, ड्राइव करने के लिए बोला, हम ड्राइव करने चलेंगे जू, ड्राइव करके वापस आएंगे। और उसने पनीर और सब्जी बनवाई थी, बाथरूम गया है, नेवर केम आउट। जस्ट फेल डाउन इन द बाथरूम। नॉट फेल डाउन, वो सीट पर बैठा हुआ था, बस वहीं उसके प्राण निकल गए। एंड डॉक्टर्स नहीं बता पाए कि क्या डॉक्टर नहीं वजह बता, है? डॉक्टर बोले थे सीवियर अटैक बोल देते हैं। वो पोस्टमार्टम भी हुआ, उन्होंने भी बोला कि जी वो इट्स ए हार्ट अटैक। हम सोच भी नहीं सकते, 6 फुट का लड़का, और श्रवण कुमार जिसको कहते हैं, इतना प्यारा लड़का, इतना खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे हैंडसम वही लड़का था। पता नहीं क्या हुआ। तो फैमिली ने इसके साथ कैसे डील किया? एक आपको एक गुरबानी की एक तुक है, तेरा पाना मिठा लागे। तो तेरा पाना मतलब जैसे तू रखेगा वैसे हम रहेंगे। तो हमने सब यही कहा कि सबने जाना है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। तो हमारे सामने चले गया, हम जाके उसको विदा करके आए। तो इट वाज, अभी तक वो घाट जो है उसकी, वो अभी तक पूरी घर में महसूस होती है कि वो नहीं है। आपकी बेटी है? जी, लड़की मेरी प्रीति उत्तम करके है, जिसने गदर, पिंजर, कोयला, राजू रोशन के काफ़ी गाने हिट हैं उसकी, और उसका बचपन का गाना बहुत हिट है, लकड़ी की काठी। सबसे पहला गाना उन्होंने वही सबसे गाया जब था। वो 4.5 साल की थी। अच्छा। जी, वो गाना उसने गाया। और कैरियर उसका अच्छा था, लेकिन उसकी शादी के बाद में उनके हस्बैंड को अमेरिका से ऑफ़र आई। ही इज़ इन आईटी, मेरे जो जवाई हैं वो अच्छा। आईटी में हैं। तो उनको ऑफ़र आई कि उनको जाना है वहाँ पे। तो वो तो पहले उन्होंने चले अपना गए। करियर छोड़ दिया, मतलब गाना बंद कर दिया? हाँ जी, उसके बाद? पहले तो वो चले गए, हाँ फिर मुझे पूछते डैडी मैं क्या करूँ। मैं कहा बेटा पहले फैमिली है, हाँ। आपकी बच्ची भी हो गई है, आप जाओ। देन शी मूव्ड टू एटलांटा, और आज वो म्यूज़िक बहुत परस्यू कर रही है वहाँ पे, हाँ। सिखा रही है। अच्छा। क्योंकि टचवुड मेरे बच्चे जो है ना, वो बहुत सीखे हुए हैं, लर्नेड हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। काम मिले ना मिले, ज़्यादा मिले कम मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट दे नो द वैल्यू ऑफ तपस्या। तो वो आज परस्यू कर रही है। जी। मेरा छोटा लड़का है गुरमीत सिंह, उसने अभी ये 2-3 साल पहले एक एल्बम की है, शब्दों की एल्बम है। आई थिंक इट विल बी ए मोस्ट कॉस्टलीस्ट एल्बम, क्योंकि उसने बॉम्बे में रिकॉर्ड की, चेन्नई में उसने स्ट्रिंग सेक्शन किया, और लंदन में उसने कॉन्सर्ट, हार्प, फ्लूट, ये सब वहाँ रिकॉर्ड किया। ओह। तो ही इज़ ऑल्सो वेल रेड, हाँ जी। वेल क्या कहते हैं, Well qualified, learned, हाँ जी। अच्छा। बातें तो मैं आपसे बहुत सारी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, हमारे टाइम के कंस्ट्रेंट्स time होते की हैं। कमी है। हम लोग यूजुअली रैपिड फायर करते हैं, लेकिन आज मैं वो भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपकी जो श्रद्धांजलि जो आप पेश करना चाहते हैं, मैं जी। उसे सुनना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। किरण जी, मैं 2 मिनट लूँगा। जी। हम गीता पढ़ते आ रहे हैं, कुरान पढ़ते आ रहे हैं, बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते आ रहे हैं, शब्द सुनते हैं, भजन सुनते हैं, हिम्न सुनते हैं, और हम उनको भगवान का रूप देते हैं, जी। क्योंकि वो भगवान थे। जी। उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे लिए दी है। मुझे लगता है कि जो पिछले 70 साल से हम संगीत सुन रहे हैं जिन लोगों का, वो भी तो ऋषि मुनि है। आज उनके संगीत को लोग बजा बजा के, गा गा के अपना नाम बना रहे हैं, अपना लेवलीहुड बना रहे हैं, कमा रहे हैं, और अपनी जगह बना रहे हैं। तो मेरे लिए वो सारे ऋषि मुनियों से कम नहीं है। जी। वो ऋषि मुनि कुछ और थे, ये हमारे संगीत के ऋषि मुनि हैं। देखिए, बड़े गुलाम अली खान साहब आज तक ज़िंदा हैं, आमिर खान साहब आज तक ज़िंदा हैं, पलसूरेकर साहब आज तक ज़िंदा हैं, तानसेन साहब आज तक ज़िंदा हैं। तो ये सब हमारे लिए ऋषि मुनि हैं। मेरा एक गाना जो मैंने दुश्मन फिल्म में जगजीत से गवाया था, मैं आज वो गाना, ये जो हमारे बीच में नहीं है, जी। उनके लिए पेश करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। और
चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। देखिए क्या लाइन है। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। तो अब समय समाप्त हो रहा है, जी। तो मैं चाहूँगी उत्तम जी कि आप यहाँ आइए और थोड़ी सी तकलीफ दूंगी आपको। हमारे शो के बारे में कुछ लाइनें लिख दीजिए और ऑटोग्राफ आपका। ओहो।